हेलो फ्रेंड्स। मैं निशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्टिक पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। मौर्य का उदय और उनका पतन। ये भारत का पहला अखंड वंश था। अखंड वंश क्यों? इसकी ऐतिहासिक साम्राज्य की गाथा काफी प्रभावशाली रही है। तो इस वीडियो में आप मौर्य वंश के बारे में ए टू जेड जानकारी प्राप्त होगा। निचोड़ आप लोग इसका ले लेंगे और एग्जाम में आने वाले प्रश्न को आप लोग बनाएंगे नहीं, फोड़ के आएंगे एग्जाम में। ऐसा मेरा वादा है इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठोक के लाइक कीजिए। तो नंद वंश का क्रूर शासन। किसने अपमान किया था चाणक्य का? ये चाणक्य है, चिड़की पकड़े हुए देख लीजिए। गुस्सा से तमाए हुए चाणक्य आपको दिखाई दे रहा है। इनका अपमान घनानंद ने किया था। तभी चाणक्य ने प्रतिज्ञा किया था कि वो नंद वंश का समूल विनाश करके ही मानेंगे। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल निम्न कुल कहा गया, जबकि बौद्ध ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय कहा गया। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको मुद्रा राक्षस में निम्न कुल का कहा गया था, लेकिन बौद्ध ग्रंथ में उनको क्षत्रिय कहा गया था। नंद वंश का क्रूर शासन। नंद वंश का नौवा और अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। और यही वो नालायक था जिसके कारण नंद वंश डूबा और मौर्य वंश का उदय हुआ। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट का अखिल भारतीय विस्तार। पूरे भारत में, यहाँ पे गुजरात हो गया, मालवा, महाराष्ट्र, पाटलिपुत्र थी, इसका पूरे अखिल भारतीय में इनका विस्तार कैसे हुआ था? प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। तो राजधानी की बात करें मौर्यों की तो पाटलिपुत्र थी। उदयन द्वारा स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त की राजधानी। उदयन पाटलिपुत्र को स्थापित करा गया था राजधानी के तौर पर। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी विस्तार की पुष्टि मिलती है। यानी जो ये मौर्य वंश था ये उत्तर से लेके पश्चिम से लेके दक्षिण तक पूरे भारत में राज्य कर लिया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। और पश्चिम और उत्तर की बात करें तो कश्मीर, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र और हिंदू कुल से ईरान तक इसकी सीमा फैली हुई थी। ईरान तक सीमा है इसकी। और दक्षिण में आप चले जाओ तो मैसूर, कर्नाटक तर विस्तार। यानी समझ लीजिए पूरा दक्षिण तो कवर कर ही लिया। इतना धांसू इनका वर्चस्व था। तमिल ग्रंथ अहिनानूर और पुरनानूर में दक्षिण विजय के प्रमाण मिलते हैं। ये पूछ लेता है कि दक्षिण विजय के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको फोड़ देंगे। नेक्स्ट, कूटनीति और युद्ध का ऐतिहासिक समझौता 305 ईसा पूर्व में हुआ था। कूटनीतिज्ञ चाणक्य तो खुद बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। इनसे बड़ा कूटनीति वाला कोई नहीं था। ये आप देख लीजिएगा। सेलुकस ने किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया। क्या दिया? सेल्यूकस निकेटर। सेलुकस निकेटर जो था वो मेगास्थनीज को भेजा था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अपनी पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का शादी कराया, क्योंकि औरत का चक्कर है गुरु तो वो आदमी पिघल ही जाता है। चार यवन प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, इन्होंने इसको दिया था चंद्रगुप्त मौर्य को, दहेज में दे दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया? 500 युद्धक हाथी। आप समझ सकते हो 500 हाथी एक साथ उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को दे दिया था। सेल्यूकस की हार और इस संधि का वर्णन एपिनियास ने किया है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोक्टस और एंड्रोक्टस कहा है। चंद्रगुप्त को क्या क्या कहा है? सेंड्रोक्टस भी कहा है और एंड्रोक्टस भी कहा है। इन लोगों के बीच में युद्ध हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के। और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य दे दबोचा, हरा दिया युद्ध में। इसीलिए उसको उस चीज को कवर अप करने के लिए उसने क्या किया? अपनी पुत्री दे दिया, राज दे दिया, दहेज दे दिया, मेगास्थनीज को दरबार बनाकर भेज दिया। इतना समझ लीजिए किस लेवल तक का कूटनीति उस टाइम चलता था। मेगास्थनीज ने इस किताब लिखी जिसका नाम इंडिका है। मौर्य साम्राज्य का विदेशी दृष्टिकोण। वो क्या अपना दृष्टिकोण रखता है उसे आप लोगों को क्या करना है? उसको जो रखता है उसको रखने दीजिए। मेगास्थनीज ने राजधानी पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा था। पालीब्रोथा।
दार्शनिक व्यू, कृषक, योद्धा, योद्धा के लिए ये साइन हो गया, शिकारी तीर धनुष, पशुपालक के लिए गाय है रस्सी, व्यापारी और शिल्पकार, निरीक्षक एवं मंत्री के लिए इसका इस साइन का यूज किया गया है। साम्राज्य का आधारभूत ढांचा, सप्तांग सिद्धांत। जो मौर्य साम्राज्य था उसका ढांचा क्या था? तो स्वामी क्या था? राजा। आमत्य कहते थे प्रशासन व मंत्री को। कोष खजाना, नाम से ही क्लियर है, कोष को खजाना बोलेंगे। जनपद, क्षेत्र व प्रजा। आमत्य दृष्टि की बात करें, प्रशासन व मंत्री। मित्र सूचना यानी सहयोगी जो है उसको मित्र कहते थे। दंड यानी सेना का प्रतीक था दंड। और दुर्ग सुरक्षा, किलाबंदी, इसका साइन आप देख सकते हो। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित राज्य के 7 अंग है। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। अब देखिए बिंदुसार जो था अमित्र घात, बिंदुसार का उपनाम क्या था? अमित्र घात। और कूटनीति की विरासत, इसकी उपलब्धियां क्या थी जो बिंदुसार का बनाया गया? अमित्र घात, शत्रुओं को नाश करने वाला। वायु पुराण में भद्रसार, जैन ग्रंथों में सिंह सेन कहा गया है, यानी समझ लीजिए कितना खतरनाक आदमी था। इसको सिंह सेन यानी सिंह की तरह दहाड़ने वाला, दुश्मनों से कभी पीछे पाँव न हटने वाला। भद्रसार, अमित्र घात, शत्रुओं को नाश कर देने वाला, इसको बिंदुसार को कहा गया। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, सीरियाई राजा एंटिक्वस से पत्राचार मांग करी थी। मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक नहीं भेजा गया। दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस को आगमन कराया। और आंतरिक नियंत्रण इसकी देखें अमित्र घात की, तो तक्षशिला में भीषण विद्रोह कर दिया। दमन के लिए पहले बड़े पुत्र सुसीम और फिर अशोक को भेजा गया था। जो अशोक कौन था? अवंती का तत्कालीन राज्यपाल था, इसको वहां पे भेजा था। अब मौर्य साम्राज्य की आध्यात्मिक यात्रा का तुलनात्मक विश्लेषण। तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक महान, इन तीनों को देखिए तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? संस्थापक थे। बिंदुसार संरक्षक था, जितना वो जीते थे और संस्थापना किए थे उसको गंवाया नहीं, वो उसको जोगा के रखा। और अशोक उसमें और वृद्धि की, विस्तार ही किए थे। तो जैन धर्म को मानने वाला था जो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके गुरु भद्रबाहु थे। और सत्ता त्याग, श्रवण बेलगोला और संलेखना विधि द्वारा इसने प्राण त्यागे थे। संलेखना अपने नहीं होता है, आत्म मृत्यु, खुद से मृत्यु का वाहन करना। और बिंदुसार का धर्म आजीवक संप्रदाय का मानने वाला था। इसका संस्थापक मक्खली पुत्र गोशाल। और इसके दर्शन नियतिवाद, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, इसको ये मानने वाला था। ये भाग्य पे डिपेंड है, जो है होने वाला है वो सब पहले से निर्धारित है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। ये बिंदुसार की सोच थी। और अशोक महान की बात करें तो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसकी दीक्षा उपगुप्त ने करी थी, विद्य बौद्धि भिक्षु है। और इसका परिणति युद्ध का पूर्ण त्याग, धर्म और शांति का वैश्विक प्रचार, यानी अशोक महान ये शांति के प्रचार के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अशोक महान का सत्ता संघर्ष। तो सत्ता के संघर्ष के लिए नरसिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार 99 भाइयों की हत्या की थी। अशोक ने 99 भाइयों की हत्या। उपनाम इनका है चंडाशोक। शुरुआत क्रूर रूप, ये शुरुआत में क्रूर रूप में थे। और राज्याभिषेक इनकी 269 ईसा पूर्व में हुई थी। साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख प्रांत और उनकी राजधानियां। सबसे पहले बात करें तक्षशिला, जिसको उत्तरापति बोलते हैं। दूसरा सुवर्णगिरी। तीसरा प्राची यानी पाटलिपुत्र, उस समय मध्य देश था। चौथा अवंती राष्ट्र, जिसको उज्जैन भी बोलते हैं। और पांचवा कलिंग यानी तोसिली। और कलिंग युद्ध के बाद ही जो अशोक का जो आक्रामक रवैया था वो शांति पूरे में पिघल गया, उनका हृदय पिघल गया कि मारपीट में क्या रखा है भाई, अच्छे से मिलजुल के रहो और शांति प्रिय बनो। परिवर्तन का जो मुख्य बिंदु था वो कलिंग युद्ध, आपको बता ही चुका हूँ क्यों था। इसमें इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख लोग वीरगति को प्राप्त हुए थे और 1,50,000 बंदी बनाए गए थे।
युद्ध का स्वर का धम्म घोष शांति का स्वर में परिवर्तन हो गया। ये 13वां प्रमुख शिलालेख से मिलता है। यानी अशोक का दिल पानी पानी हो गया इस युद्ध के बाद। अशोक का दिल पानी पानी हो गया और वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए। इस भीषण नरसंहार ने अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया। उनके जीवन का अंतिम युद्ध था ये जो युद्ध था। नेक्स्ट चलते हैं। अशोक का धम्म एवं सरल भौमिक तैतिक संहिता अहिंसा पशु बलि और हिंसा पर पूर्ण रोक अशोक द्वारा। बड़ों का सम्मान करो, अभी आप लोग भी करते होंगे। माता पिता गुरु और वृद्धों की सेवा करो। तीसरा मानवीय व्यवहार, दासों और नौकरों और बंदियों के प्रति दया बना के रखो। और चौथा था धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों का संप्रदायों का आदर करो। मतलब अशोक का हृदय कहाँ से कहाँ बदल गया। मीन्स बोले तो क्या से क्या हो गए देखते देखते। यानी क्रूर से इतना अच्छा विचार, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, मानवीय व्यवहार, धार्मिक सहिष्णुता, कितना जल्दी माइंड परिवर्तित हुआ। प्रशासनिक कदम देखे गए तो धर्म के प्रचार के लिए, धर्म क्या था, बौद्ध धर्म से महामात्र नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति कराई थी। पत्थर पर अमर शब्द जो अशोक के शिलालेख और लिपियां थी। खरोष्टी लिपि, शाहबाजगढ़ी में देखें ब्राह्मणी लिपि थी, अरमाइक और ग्रीक लिपि थी। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों को पढ़ा था। तो एग्जाम में पूछता है कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। अशोक को क्या कहते हैं, देवना प्रिय, देवताओं को प्यारा। अभिलेखों में उसका नाम देवनाम प्रिय रखा गया है। विश्व पटल पर प्रभाव, शांति और संस्कृति के दूत। तो 13वां शिलालेख में वर्णित 15 यवन राज्य, अशोक ने इन राज्यों में धर्म प्रचारक भेजे थे। ये श्रीलंका दिखाया गया, इसमें पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने भेजा था। और इधर बात करें तो एंटियोकस जो सीरिया में है, टॉलमी मिस्र में है, मेसोडोनिया, सीरिन उस समय का मेगस था, और अलेक्जेंडर जिसको एपीरस कहते हैं। इस समय अशोक ने यहाँ धर्म के प्रचार के लिए, शांति के लिए अपने राजदूत और दूत बनाकर भेजे थे। मौर्य साम्राज्य का पतन और एक युग का अंत। जो बना है उसका पतन तो होना ही है। तो देखिए इसका पतन कैसे हुआ। 232 ईस्वी में पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। पतन का चरण था ये। अयोग्य और कमजोर अधिकारी कुशाल और दशरथ जैसे अभागे विशाल साम्राज्य को संभालने में विफल रहे, और गहराता आर्थिक संकट। 150 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उनकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा करी गई थी, और मगध पर शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। और ऐसे मौर्य वंश साम्राज्य का पतन हो गया, और शुंग जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग और देवहूति ने करी थी, इस प्रकार हो गया था। तो ऐसे होते हैं। जिस एम्पायर को अशोक ने खड़ा किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा किया, उनके अयोग्य और नालायक उत्तराधिकारी और पुत्रों ने उसको डुबा दिया। इस गाथा को मौर्य साम्राज्य की गाथा बोलते हैं। और लास्ट निष्कर्ष क्या है, मौर्य विरासत और आधुनिक भारत, एक साम्राज्य जिसका अंत हो गया लेकिन जिसके आदर्श और प्रतीक आज भी भारत की आत्मा में जीवित हैं। उसके आदर्श क्या थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सम्मान करना, आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। तो आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। और रट्टाफिकेशन के तरीके से तो क्लास को सभी कर लेते हैं, लेकिन इस तरह से समझकर चीज़ों को बारीकियों से देखना, एक स्टोरी के तौर पे क्लास को लेना और उसको एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना, ये आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। और मैं हमेशा आप लोगों को यही बोलूँगा अपने एक्सपीरियंस से भी कि आप लोग कभी भी एमसीक्यू और रट्टाफिकेशन के पीछे ना भागें। उसको भी क्लास में कवर किया जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा ये मेन पॉइंट और मेन चीज़ रहेगा कि आप लोग चीज़ों को बारीकियों से समझें, उसको कहानी के तौर पर, और ऐसा इस तरह पढ़े कि जैसे आपको लगे कि आप याद नहीं कर रहे हैं, आपको क्लास में ही सब याद हो जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।